नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की अहम खबरों का एक खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की अहम सुर्खियों पर। चीन के उत्खनन उपकरणों का निर्यात बढ़ा, बीजिंग में गर्मियों में खपत बढ़ाने के रोमांचक तरीके, जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक चावल की कमी हो रही है। अब समाचार विस्तार से। चाइना कंस्ट्रक्शन मशीनरी एसोसिएशन के आंकड़ों से पता चला है कि खुदाई करने वाली बड़ी मशीनें बनाने वाली चीनी कंपनियों ने साल के पहले 5 महीनों में अपने उत्पाद अधिक निर्यात किए। उनके द्वारा निर्यात किए गए बड़े उत्खनन उपकरणों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 13.9% बढ़कर 48,119 इकाइयों तक पहुंच गई। हालांकि चीन के अंदर इन मशीनों की बिक्री में 43.9% की गिरावट आई और इसी दौरान केवल 44,933 इकाइयां बिकी। डेयरी उत्पादों के लिए गुणवत्तापूर्ण कच्चे दूध की निरंतर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए चीनी डेयरी कंपनियां आधुनिक बड़े पैमाने की डेयरी फार्मों में अधिक निवेश कर रही है। कुछ डेयरी फार्म टिकाऊ पद्धतियां अपना रहे हैं, जैसे गाय की खाद को जैविक उर्वरक के रूप में उपयोग करना। देश के नानछांग शहर में एक डेयरी फार्म ने लगभग 1000 गायों वाले 4 फार्मों का प्रबंधन कर 50% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल की है। चीन की राजधानी बीजिंग में नए और रोमांचक सांस्कृतिक और छुट्टियां मनाने के विकल्पों के कारण गर्मियों में खपत बढ़ गई है। एक ऐसी ड्रामा डिनर पार्टी का आयोजन किया जाता है जहां एक्टर्स दर्शकों का मन लुभाते हैं और उनके साथ बातचीत करते हैं। देश भर से लोग मनोरंजन के इस अनूठे रूप की ओर आकर्षित होते हैं। इसके अलावा बीजिंग में एक कल्चरल सेंटर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करता है, जिसमें रॉक क्लाइंबिंग और सर्फ स्केटिंग जैसे एडवेंचर खेल, प्रदर्शनियां और स्विमिंग पूल पार्टियां शामिल हैं, जहां लोगों को एक ही जगह पर अलग अलग तरह के अनुभवों का आनंद मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का अनुमान है कि स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में वृद्धि के कारण साल 2028 तक तेल की वैश्विक मांग बहुत धीमी हो जाएगी। तेल की ऊंची कीमतों और आपूर्ति में उतार चढ़ाव पर चिंताएं ग्रीन एनर्जी की ओर बदलाव को बढ़ावा दे रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की ऑयल 2023 रिपोर्ट से पता चलता है कि हालांकि साल 2022 और 2028 के बीच वैश्विक तेल मांग में 6% की वृद्धि होगी और वार्षिक मांग वृद्धि साल 2023 में 24 लाख बैरल प्रतिदिन से घटकर केवल 4 लाख बैरल प्रतिदिन रह जाएगी। हालांकि पेट्रोकेमिकल सेक्टर वैश्विक तेल मांग वृद्धि का प्रमुख चालक बना रहेगा, जिसमें साल 2022 और 2028 के बीच एलपीजी, इथेन और नेफ्ता की वृद्धि 50% से अधिक होगी। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण चावल की आपूर्ति में भारी कमी हो रही है, जिससे रूस यूक्रेन संघर्ष से जुड़ा वैश्विक खाद्य संकट और भी बदतर हो सकता है। वैश्विक चावल बाजार में साल 2022 से 2023 में 87 लाख टन की कमी होने की उम्मीद है, जो 2 दशकों में सबसे बड़ी गिरावट है, मुख्य रूप से जलवायु संबंधी कारकों के कारण। बेताशा धूप के कारण कई क्षेत्रों में सूखा और पानी की किल्लत हो गई है, जबकि अत्यधिक बारिश के कारण प्रमुख चावल उत्पादक थाईलैंड जैसे देशों में गंभीर बाढ़ आ गई है। इन सबके चलते जुलाई 2020 से चावल की कीमतें दोगुनी हो गई हैं, जिससे अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व के गरीब क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। पनामा नहर 70 वर्षों में सबसे खराब सूखे का सामना कर रही है, जिससे शिपिंग लागत बढ़ रही है, क्योंकि मालवाहक जहाजों को क्षमता 40% तक कम करने की आवश्यकता है। पनामा सहित अधिकांश लैटिन अमेरिकी देश न्यूनतम बरसात के साथ लंबे गर्म मौसम का अनुभव कर रहे हैं। साल 2024 तक सूखा रहने की आशंका है, जिससे नहर में जल स्तर कम हो जाएगा। इससे निपटने के लिए पनामा नहर प्राधिकरण ने जहाजों पर ड्राफ्ट सीमाएं लगा दी हैं, जिसके चलते परिवहन लागत बढ़ गई है। तो ये थी इस हफ्ते की अहम खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। गगनचुंबी इमारतों से भरा देश है, जहां बसने की चाहत हर इंसान के दिल में रहती है। हालांकि पिछले कुछ समय से अमेरिका में निरंतर ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं कि उसकी छवि के प्रति लोगों का नजरिया बदल रहा है। पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा है कि अमेरिका एक समाज के तौर पर कम सभ्य और कम सुरक्षित हो गया है। बच्चों के बीच बढ़ती हिंसा और एक के बाद एक हो रहे नस्लवादी हमले अमेरिका के भीतर और बाहर दोनों जगह सवाल खड़े कर रहे हैं। ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि इस साल अमेरिका में सामूहिक गोलीबारी की 200 से अधिक घटनाएं हुई हैं, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण मील के पत्थर तक पहुंच गई है।
25 मई को जब दुनिया भर में गुमशुदा बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा था, तब अमेरिका के टेक्सास के एक स्कूल में एक दुखद शूटिंग हुई। इस भयानक घटना को अंजाम देने वाला अपराधी एक 18 साल का युवक था। अफसोस की बात है कि डरा देने वाली इस घटना में 19 बच्चों और 2 शिक्षकों की जान चली गई। युवक के हिंसक इरादों की गंभीरता तब स्पष्ट हो जाती है जब यह विचार किया जाता है कि उसने विशेष रूप से दूसरी, तीसरी और चौथी कक्षा के बच्चों को निशाना बनाया। वहीं एक और दुर्भाग्यपूर्ण शूटिंग की घटना न्यूयॉर्क में हुई, जहां 18 साल के एक लड़के ने एक सुपरमार्केट में अफ्रीकी अमेरिकियों को निशाना बनाया। दुख की बात है कि इस हमले में 10 लोगों की मौत हो गई। देखा जाए तो ये हिंसक घटनाएं अनायास नहीं हो रही हैं। वे अमेरिकी समाज के भीतर हिंसा के बढ़ते प्रसार को दर्शाते हैं। पिछले 5 वर्षों के आंकड़ों की समीक्षा करें तो पता चलता है कि स्कूलों में गोलीबारी की सैकड़ों मामले हैं। विशेष रूप से साल 2018 में 24, 2019 में 25, 2020 में 10, 2021 में 42 और 2022 में सबसे ज़्यादा 46 घटनाएं हुई। ये आंकड़े केवल चिंताजनक ही नहीं बल्कि डराने वाले भी हैं। अमेरिका में बढ़ती हिंसा के कई कारण माने जा सकते हैं। हालांकि अमेरिकी थिंक टैंक के भीतर भी एक धारणा है कि इस मुद्दे के पीछे प्रमुख कारण व्यापक बंदूक संस्कृति यानी गन कल्चर का होना है। इस देश में बंदूक रखना अक्सर नागरिक स्वतंत्रता की धारणा से जुड़ा होता है। अमेरिका में बंदूक खरीदने की प्रक्रिया उतनी ही सीधी है जितने की संवैधानिक अधिकारों के तहत संरक्षित फल, सब्जियां या चॉकलेट जैसी रोजमर्रा की वस्तुएं खरीदना। माना जाता है कि इस देश में प्रति 100 लोगों के पास 120 बंदूकें हैं। हथियार घरों में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। दुर्भाग्य से यह पहुंच बच्चों तक भी फैली हुई है, जिससे दुखद घटनाएं होती हैं जहां बच्चे अनजाने में असली हथियारों से खेलते हैं और अनजाने में ही अपने दोस्तों या भाई बहनों की जान ले लेते हैं। जब इन गोलीबारी की घटनाओं पर नजर डालते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश हमलावर इन स्कूलों के पूर्व या मौजूदा छात्र पाए जाते हैं। ये लोग छोटी छोटी बातों को लेकर इस घिनौनी हरकत को अंजाम देते हैं। उनमें से कई अपने घरों से हथियार लाते हैं जहां पहुंचना आसान है। इसके अलावा कुछ हमलावर बाहरी स्रोतों से हथियार प्राप्त करते हैं। अब ये सवाल उठता है कि आखिर एक विकसित देश में ऐसा क्यों हो रहा है? हमें इस पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। मनोवैज्ञानिकों का सुझाव है कि ज्यादातर मामलों में बच्चे पारिवारिक कलह, अवसाद या हीन भावना के कारण ऐसी हरकतों का सहारा लेते हैं। क्या अमेरिकी समाज में पारिवारिक जीवन की गतिशीलता बदल रही है? ये भी एक बड़ा सवाल है। ये समझना होगा कि अपनी जिंदगी आज़ादी के साथ जीने का मतलब यह कतई नहीं है कि परिवार के महत्व को ही भूल जाएं। अमेरिकी समाज में तलाक लेना भी एक आम सी बात हो गई है, जिसका सीधा असर बच्चों के भविष्य पर पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में बच्चे माता पिता दोनों की उपस्थिति के बिना बड़े होते हैं और जैसे जैसे वे मैच्योर होते हैं उन्हें माता और पिता दोनों के समर्थन की आवश्यकता होती है। अमेरिकी परिवार इस मौलिक सिद्धांत को ही भूल बैठे हैं और जिसका सीधा असर उनके बच्चों की परवरिश पर पड़ रहा है। समस्याएं तो हर परिवार में होती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि बच्चों के प्रति अभिभावक अपनी जिम्मेदारी से ही मुंह मोड़ ले। यहाँ अमेरिकी समाज को भारतीय समाज से सीख लेनी चाहिए। हमारे यहाँ आज भी संयुक्त परिवार की प्रथा है। बीच बीच में शहरों और कस्बों में रहने वाले लोग भी कुछ समय के लिए एकल परिवार की राह पर चल पड़े थे, लेकिन जैसे इसके नकारात्मक परिणाम सामने आए वे फिर से अपनी जड़ों की ओर लौटने लगे। संयुक्त परिवार न केवल माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि उनमें सामाजिक मूल्यों की समझ भी पैदा करते हैं। इसके अलावा अमेरिकी सरकार को हिंसा के बढ़ते चक्र को रोकने के लिए निर्णायक उपायों को लागू करना चाहिए। ये पहचानना अति आवश्यक है कि हिंसा कोई समाधान नहीं देती है। वर्तमान रूस यूक्रेन संघर्ष जो पिछले 1-1.5 सालों से जारी है, इस तथ्य का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और हाँ, सुरक्षा की बात कहकर हर हाथ में बंदूक थमा देना कोई हल नहीं हो सकता। खासकर एक सुरक्षित समाज में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि अमेरिकी सरकार का उद्देश्य अपने बच्चों के भविष्य की रक्षा करना है, तो उसे पहले व्यापक बंदूक संस्कृति यानी गन कल्चर को मिटाना होगा, जो समाज के हर पहलू में व्याप्त है। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।